नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी आउट हुई है उससे संबंधित हम एक ही कोर्स जो है वो लेकर आ रहे हैं और इस कोर्स के अंदर हम आपका कंप्लीट सिलेबस जो है वो करवाएंगे। तो उसी डायरेक्शन में हमारे कुछ फ्री लेक्चर जो है आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेंगे। तो आज ज्योग्राफी का पहला लेक्चर है जिसके अंदर हम भारत के नाम से लेकर भारत की लोकेशन तक जानेंगे आज इस लेक्चर के अंदर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप जानते होंगे कि भारत के दो नाम हैं, या फिर यूं कहूं कि भारत के नाम तो काफ़ी हैं लेकिन दो इंपॉर्टेंट जो नाम से हम भारत को जानते हैं, पहला है भारत और दूसरा है हिंदुस्तान। तो इन दो नामों से भारत को जो है ऐतिहासिक तौर पर ये नामों का वर्णन जो है हमें कई तरह के लिटरेचर बुक्स में देखने को मिलता है। तो पहला सवाल तो यही पैदा हो जाता है कि भारत का जो नाम है भारत या फिर हिंदुस्तान वो कहाँ से आया है। एक और चीज़ आपके लिए समझने वाली है वो ये कि अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है, संविधान जो हमारा है, उसके अंदर भारत को या फिर इंडिया को कितने नामों से जाना जाता है, तो दो नाम होंगे। एक आपका होगा भारत और दूसरा है आपका इंडिया। तो पहला ही आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का आपका, संविधान का अनुच्छेद पहला जो कहता है इंडिया दैट इज भारत। तो मतलब कि संविधान के अंदर सिर्फ दो नामों से हमारे देश को जाना जाता है, एक भारत और एक इंडिया के नाम से। खैर, हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफी की, तो हम ज्योग्राफी पे ध्यान देंगे। तो देखिए, अगर नाम बात करें भारत नाम की, तो भारत जो नाम आया है वो आया है एशियन टाइम पे, महाभारत के टाइम पे। उस टाइम से एक किंग हुआ करते थे जिनका नाम था दुष्यंत। ठीक है, एक किंग हुआ करते थे जिनका नाम था दुष्यंत और उनकी वाइफ का नाम था शकुंतला। ठीक है, किंग थे दुष्यंत और उनकी वाइफ का नाम था शकुंतला। उनका एक पुत्र हुआ करता था या फिर बेटा हुआ करता था जिसका नाम उन्होंने भारत रखा था। ठीक है, तो कई लोगों का मानना है कि क्योंकि वो जो किंग थे उनका बेटे का नाम उन्होंने भारत रखा था, तो उसी वजह से उस हिस्से की जो आज का हमारा इंडिया है वहाँ पर उस पूरे हिस्से को भारत के नाम से जाना गया। या फिर दूसरा, अगर हम एक और इंसिडेंट की बात करें तो उसमें ये कहा जाता है कि क्योंकि जो ये हमारा इंडिया वाला जो क्षेत्र है उस जगह पर एक ट्राइब थी, एक जाति थी जो रहा करती थी जिसको भारत के नाम से जाना जाता है। तो उस ट्राइब का नाम जो था भारत हुआ करता था। तो उस हिस्से में जहाँ पर एक ट्राइब रहा करती थी उस पूरे क्षेत्र को भारत के नाम से जाना गया। तो इस वजह से भारत जो आज नाम देखने को मिलता है हमें इस तरह से देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया जो नाम मिलता है इंडिया को वो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो नाम है वहां से देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये दो वर्णन हमें देखने को मिल गए। उसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो अगला नाम है वो है हमारा क्या, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान हमें नाम देखने को मिलता है। तो ये जो नाम है हिंदुस्तान, ये कहाँ से आया है? देखिए, इंडस जो रिवर है या फिर सिंधु जो नदी है उसका नाम अगर हम हिंदी में बात करें तो उसे सिंधु कहा जाता है। अब जितने भी लोग भारत के अंदर दूसरे कंट्रीज से पुराने टाइम पर व्यापार करने के लिए आते थे, चाहे वो हुन्स थे, इजिप्शियन थे, पर्शियन थे, जितने भी लोग थे जो मिडिल ईस्ट से आते थे, वो सब जो आपका स है उसको ह प्रोनाउंस किया करते थे। मतलब वो स नहीं बोल पाते थे, स की जगह ह बोला करते थे। तो वो जो सिंधु नदी है उसको पार करने के बाद मतलब जितना भी हिस्सा रह जाता है, सिंधु नदी कहाँ से फ्लो कर रही है या फिर इंडस नदी कहाँ से है, वो अगर भारत की मैं बात करूं तो वो तिब्बत से ओरिजिनेट हो रही है। तिब्बत से ओरिजिनेट होने के बाद जम्मू कश्मीर में जा रही है, जम्मू कश्मीर के बाद वो पाकिस्तान में जा रही है और पाकिस्तान के लगभग बीच से होती हुई फिर वो अरब सागर में जाकर गिरती है। लेकिन ये जो इंडस नदी है, इस नदी का जितना भी वेस्टर्न पार्ट हुआ करता था, देखिए अब मैं यहाँ पे अगर बात करूँ तो ये आपको सिंधु नदी या फिर जिसको इंडस रिवर आप कहते हैं वो नजर आएगी। तो जितने भी आपके इजिप्शियन थे, हून थे, पर्शियन थे, जब वो ट्रैवल करते थे या व्यापार करते थे तो भारत के अंदर आने की कोशिश करते थे। तो इस नदी से इस तरफ का जितना भी हिस्सा है उस हिस्से को वो स को ह बोलते थे और सिंधुस्तान की बोलना चाहिए वैसे तो उनको, लेकिन स को वो ह बोलते थे। इस वजह से उन्होंने इस जगह को हिंदुस्तान बोलना शुरू किया। तो वहीं से जो वर्ड है या फिर नाम है हिंदुस्तान पड़ा, किस वजह से? इस नदी की वजह से। ठीक है, क्योंकि ये सिंधु नदी थी और इसका वर्णन जो है हमारे पुराने जो ग्रंथ है, वेद हैं, उनमें भी देखने को मिलता है। तो सिंधु नदी के इस तरफ का जो हिस्सा है वो सारा हिस्सा कौन सा होगा? हिंदुस्तान कहलाएगा। तो यहाँ से जो नाम है हमें देखने को मिलता है। अब अगर बात करें इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के बारे में, तो इंडिया के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। अगर मैं इसी मैप पे अगर बात करूं तो इंडिया के अंदर आपको हिमालयस पहाड़ देखने को मिलते हैं, यहाँ पर डेजर्ट देखने को मिलते हैं। ये वाला हिस्सा जो है वो मैदानी क्षेत्र है और नीचे की तरफ पठार का क्षेत्र भी है। तो भारत अपने आप में ही बहुत ही खास देश है क्योंकि यहाँ पर आपको पर्वत भी देखने को मिल रहे हैं, रेगिस्तान भी देखने को मिल रहा है, समुद्र भी देखने को मिल रहा है, मैदान भी देखने को मिल रहे हैं, पठार भी देखने को मिल रहे हैं।
इस तरह की जो एक फिजियोग्राफिकल डिवीजन है जहाँ पे हर तरह के जो भी पूरे विश्व के अंदर फिजियोग्राफिकल या फिर भौगोलिक आकृतियाँ या फिर भौगोलिक स्थलाकृतियाँ प्रेजेंट है, ऐसा देख पाना एक ही देश के अंदर काफ़ी कम देखने को हमें मिलता है, और उसी में भारत हमारा एकमात्र एक देश जो है वो बन के निकलता है। अब अगर बात करें तो भारत, जैसे कि हमने बताया कि ऊपर नॉर्थ में हिमालयस हैं या फिर नीचे आपका रेगिस्तान है, प्लेन है, ये है। इन सभी के अलावा दो ऐसे एरियाज थे इंडिया के जहां से पुराने टाइम पर फॉरेनर्स इंडिया के अंदर आते थे। अगर आप इंडिया का मैप अगर मैं आपको शो करूं तो ये इंडिया का मैप है। इंडिया का मैप ऊपर से अगर आप देखें तो पहाड़ है, इधर वाले हिस्से में देखें तो रेगिस्तान है, इवन यहाँ पर भी आपका इस तरह से थोड़ा सा हिमालय मुड़ते हैं और नीचे आपका समुद्र है। तो अगर देखा जाए तो भारत के अंदर एंटर कर पाना बिल्कुल ही डिफिकल्ट काम है। सिर्फ एक इतना सा रास्ता ये वाला बचता है जहाँ से कोई भी भारत के अंदर एंटर कर सकता है, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे, अगर देखा जाए ऐतिहासिक तौर पर। अब यहाँ पर दो ऐसे एरिया थे, खैबर और बोलन स्ट्रेट। ये कहाँ नज़र आते हैं? ये रहा आपका यहाँ पर खैबर पास। खैबर और बोलन जो दोनों पासेज हैं वो क्या करते हैं, भारत को बाकी का जो मिडिल ईस्ट है उनके साथ कनेक्ट करने का काम करते हैं। खैबर पख्तूनवा, आपने सुना होगा ये पास के बारे में, खैबर पख्तून पास। ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान से, अब मान लीजिए कोई अफगानिस्तान की तरफ से कोई आ रहा है, मिडिल ईस्ट से आ रहा है, तो अगर वो पाकिस्तान के अंदर एंटर करना चाहिए वो खैबर पख्तून पास से एंटर करेगा, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ बहुत सारे हैं, तो पहाड़ों को चढ़कर उससे अंदर आ पाना नामुमकिन है। तो खैबर पख्तून पास वो हुआ करता था नेचुरल पास, जहाँ से ईजिली कोई पाकिस्तान के अंदर आ सकता है। अब देखिए हम पाकिस्तान की बात क्यों करें, क्योंकि आज वो पाकिस्तान है, लेकिन 1947 से पहले यही आपके भारत का हिस्सा हुआ करता था। तो हम उस पूरे भारत की बात कर रहे हैं जो अनडिवाइडेड था, जो बंटा हुआ नहीं था, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो भारत की सिविलाइजेशन के बारे में भी हम बात करेंगे। ज्योग्राफिकल एरिया आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे, आइडिया है, ये फर्स्ट क्लास है तो थोड़ा बहुत आप समझ गए होंगे किस तरह से भारत का है। उसके बाद बात करें सिविलाइजेशन की कि लोग कहाँ कहाँ से आए भारत के अंदर। देश तो हमने देख लिया ज्योग्राफिकली तौर पर, लेकिन लोग कहाँ कहाँ से आए। तो लोग क्या है, अराउंड 2000 से लेकर 3000 BC के आसपास इंडिया के अंदर क्या है, सिविलाइजेशन हुआ करती थी। सिविलाइजेशन मतलब एक सभ्यता हुआ करती थी जहाँ पे लोग रहा करते थे। 2000-3000 BC का मतलब क्या है? देखिए BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। तो आज से, अगर मैं आज से मेजर करना स्टार्ट करूं कि आज से कितने साल पहले, तो आज से आप लगा लीजिए लगभग 5000 साल पहले, 5 से 6000 साल पहले आज से एक सिविलाइजेशन हुआ करती थी जिसका नाम था इंडस वैली सिविलाइजेशन, या फिर सिंधु घाटी की सभ्यता, या फिर उसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता था। ये फर्स्ट चैप्टर है आपका हिस्ट्री का जहाँ पे हम पढ़ते हैं, ठीक है। और वो सिविलाइजेशन आपकी 2000 से 3000 BC के आसपास थी। उसके बाद क्या होता है, 1500 BC, मतलब कि आज से लगभग हम मान के चलें तो 2000 आज चल रहा है, 3500 वर्ष पहले, 3500 वर्ष पहले कुछ लोग थे जिनका नाम था आर्यंस, ठीक है। ये जो सिविलाइजेशन मैंने अभी आपको बताई ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये कहाँ पर हुआ करती थी, मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ। देखिए इस पूरे हिस्से में ये सिविलाइजेशन नजर आती थी। इसमें कुछ हिस्सा अफगानिस्तान का भी था, पूरा पाकिस्तान था, और भारत का भी काफ़ी बड़ा हिस्सा था, इवन उत्तर प्रदेश तक ये सभ्यता तो हमें देखने को मिलती है। उसके बाद होता क्या है कि आज से ये सभ्यता थी, हम मान के चल रहे हैं कि 4-5 हज़ार साल पहले। उसके बाद 3500 वर्ष पहले, आज से 3500 वर्ष पहले एक आर्यंस ट्राइब हुआ करती थी, जो कि कहा जाता है कि सेंट्रल एशिया की ट्राइब है, मतलब कि मंगोलिया वाला जो क्षेत्र है, देश है, वहाँ पर ये ट्राइब जो है वो रहा करती थी। वो क्या करते हैं, इंडिया के अंदर एंटर करना शुरू करते हैं, और वो भी सेम पास, खैबर पख्तून पास, बोलन पास, वहाँ से अंदर आते हैं। अब ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, ये बड़े शांत स्वभाव के लोग थे, ये लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, एग्रीकल्चर थे, मतलब कि किसान हुआ करते थे। लेकिन आर्यंस जो ट्राइब थी वो क्या थे, एक लड़ने वाले ट्राइब थी, ठीक है। तो जैसे ही वो अंदर आते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वहाँ के लोगों के साथ झगड़ा करते हैं, और क्योंकि उस टाइम पे एक्सपेंशन इसी तरह से हुआ करती थी, कोई एक जगह पे रह के तो कोई ज़िंदगी नहीं बिताता था। ट्राइबल लोग तो आज यहाँ हैं कल वहाँ हैं, ऐसे जाया करते थे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में पहुँचते हैं, वहाँ के लोगों को मारते हैं, ऐसा मानना है। एग्जैक्टली इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म क्यों हुई थी उसके कई रीजन बनते हैं, पर उनमें से एक माना जाता है कि आर्यंस की वजह से ये हुआ था। अब जब आर्यंस इंडिया के अंदर आते हैं 1500 BC, मतलब कि आज से 3500 वर्ष पहले, तब उस टाइम पीरियड को कहा जाता है वैदिक कल्चर। ये वही टाइम पीरियड है जिस टाइम पर हमारे वेदा लिखे गए थे। वेदा कौन से? वेदा आपके ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद है, जिसमें से ऋग्वेद सबसे पहले लिखा गया था। तो ऋग्वेद की अगर डेट की बात करें तो लगभग 1500 BC में, और अगर आज से कैलकुलेट करेंगे तो 3500 BC पूर्व, आज से वो जो ऋग्वेद है लिखा गया था, जो कि कहा जाता है कि हिंदू धर्म या फिर सनातन धर्म का पहला टेक्स्ट है।
उससे आगे बात करें तो 1000 BC मतलब कि आज से 3000 वर्ष पहले आर्यंस की एक दूसरी ब्रांच भी आती है। जो दूसरी ब्रांच आती है वो आपके क्या करती है, इंडिया में जो ऑलरेडी बसे हुए थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, जो कुछ बचे कुचे रह गए होंगे, और बाकी आर्यन समाज के जो दूसरे लोग थे पहले आए थे जो इससे, उन सभी के साथ रहना जो है शुरू कर देते हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं कि भारत की आज जो पॉपुलेशन देखने को मिलती है वो कौन से लोग हैं, वो मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है भारत की नॉर्दर्न एरिया में जो भारत में रहती हैं वो है आपके आर्यंस। और वो आर्यंस कौन है, जो कि आपके सेंट्रल एशिया से आए थे। और उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की मैं बात करूं कि कैसे हो सकते हैं वो दिखते हैं, ज़्यादातर चांसेस है तो उनका जो फोर हेड होता है या फिर माथा होता है वो ब्रॉड होता है। आंखें जो होती हैं वो अंदर की तरफ को होती है थोड़ी सी, क्योंकि वो वॉर लाइक ट्राइब थी, मतलब कि लड़ने वाली ट्राइब थी, तो उनका जो स्ट्रक्चर था उसी तरह से डेवलप हुआ था। और कुछ कुछ उसमें जो सेंट्रल एशिया वाला जो देखने को मिलता है, जैसे कि सेंट्रल एशिया में ठंड बहुत होती है, तो उस तरह से वो आपने देखा ही होगा कि ठंडे क्षेत्रों में जो लोग होते हैं उनकी स्किन कलर फेयर होता है, तो उस तरह के लोग देखने को मिलते हैं। आप वैसे भी जानते होंगे, अगर बात करें जम्मू कश्मीर में बात करें, हिमाचल में, उत्तराखंड में, या फिर पंजाब की बात करूँ और पाकिस्तान की बात करें, तो वहाँ पे लोगों का जो स्किन का कलर है, हरियाणा की बात करें, थोड़ा सा फेयर है। ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि बिल्कुल फेयर है, लेकिन अगर उसका कंपैरिजन आप साउथ इंडिया से करेंगे तो उसके कंपैरेटिवली काफ़ी फेयर है। तो आर्यंस जो थे लोग यहाँ पे आ जाते हैं। अब जो जैसे मैंने बताया कि 1000 BC में जो सेकंड ब्रांच आर्यंस की आती है, उसके बाद हमारे यहाँ पे वैदिक कल्चर जो है वो खत्म होता है और यहाँ पे स्टार्ट होता है हमारा वर्ण सिस्टम, या फिर इसको लेटर वैदिक पीरियड भी कहा जाता है, कि वैदिक पीरियड से बाद वाला जो है लेटर वैदिक पीरियड, जिसके अंदर 4 जो जातियां हैं वो बनाई जाती है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जातियों वाला जो सिस्टम है ना, ये स्टार्टिंग से नहीं हुआ करता था, लेकिन ये बाद में 1000 BC में आके बनता है, उससे पहले से सिविलाइजेशन है। ठीक है, तो ये 4 जातियां देखने को मिलती हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो ये 4 जातियां जो है वो लेटर वैदिक पीरियड में बनती हैं। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो जातियों वर्णन, जो जातियां हैं या फिर जो वर्ण व्यवस्था बनती है वो कब बनती है, लेटर वैदिक पीरियड में, अराउंड 1000 BC। और जो हमारे जो ग्रंथ लिखे गए थे वो कब लिखे गए थे, वैदिक इरा में। कब लिखे गए थे, 1500 BC, जब आर्यंस सबसे पहली बार आए थे। ठीक है, अब उसके बाद बात करें, आप समझ गए कि भारत के अंदर लोग कहाँ से आए हैं, आप समझ गए कि भारत का ज्योग्राफिकल एरिया क्या था पहले। ठीक है, और अब हम बात करते हैं कि आज का जो प्रेजेंटली हमें भारत देखने को मिलता है। प्रेजेंटली का मतलब क्या है कि आफ्टर 1947 भारत जो था वो कैसा बना, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, आज का जो भारत है, ये स्ट्रक्चर आपको भारत का आज नजर आता है। पहले पाकिस्तान भी इंडिया के अंदर हुआ करता था, लेकिन अब 1947 के बाद पाकिस्तान नहीं रहा, तो अब जो भारत है उसका एरिया कितना है, 32,87,263। ये नंबर बहुत ही, अगर सवाल आपको आ जाए तो बहुत इजी होगा, क्योंकि इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया कोई बहुत डीप नॉलेज वाली बात नहीं है, तो बहुत ऊपर की बात है, लेकिन नॉर्मली लोग भूल जाते हैं। तो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर का भारत का पूरा क्षेत्र है, विच इज कितना है वो 2.42% ऑफ दी पूरे विश्व का। पूरे विश्व पे जितनी जमीन है उसका 2.42% भारत की जमीन है। ओके, और अगर एक्सटेंशन की बात करें तो एक्सटेंड कहाँ से करता है, देखिए भारत में, अगर वैसे भी एक और सवाल आता है वो ये कि भारत पूरे विश्व में कहाँ लाई करता है। तो देखिए, ये 0 डिग्री वाली लाइन है जिसको इक्वेटर कहा जाता है। ये ऊपर से जो आ रही है ये भी 0 डिग्री की लाइन है, लेकिन इसे प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। नीचे वाली लैटिट्यूड है, ऊपर वाली लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये अर्थ को 4 पार्ट में डिवाइड करती हैं। ये 0 डिग्री की लाइन है, इससे ऊपर वाला सारा नॉर्थ होगा, नीचे वाला सब साउथ होगा। और ये वाली जो लाइन है, इससे इस तरफ वाला सारा ईस्ट होगा, इस तरफ वाला सारा वेस्ट होगा। तो भारत यहाँ कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पर लाई कर रहा है भारत। तो ये जगह कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट। तो पूरे विश्व में अगर हम बात करें भारत की लोकेशन क्या है, तो नॉर्थ ईस्टर्न साइड में है। ये पूरे विश्व के उससे देखें तो अब भारत जो है उसकी लोकेशन की हम बात करें, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, ये 2 लाइनें होती हैं, अक्षांश और देशांतर। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, इस अर्थ के ऊपर बहुत सारी लाइनें ड्रॉ कर रखी गई हैं। ठीक है, बहुत सारी लाइनें हैं। एक्चुअली में अर्थ सरफेस पे ऐसी कोई भी लाइन नहीं है, ये इमेजिनरी लाइन्स हैं, हम इमेजिन करते हैं। हम क्यों करते हैं, ताकि हम किसी जगह की लोकेशन पता कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर भारत को भी जो टच कर रही है लास्ट लाइन, और सबसे ऊपर जो टच कर रही है, इधर टच कर रही है, यहाँ पर गुजरात में और अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से में लास्ट जो एरिया है, मतलब भारत का आखिरी जो हिस्सा है, नॉर्थ में, उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में, उन सब पे जो लाइन टच कर रही है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स लाइन, उनको बोलते हैं कि ये भारत का ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन है या फिर भौगोलिक विस्तार है। अब उन लाइन्स के अगर आप नंबर बताएंगे तो नंबर क्या होंगे, नॉर्थ टू साउथ अगर मैं बात करूं तो 8 डिग्री 4 मिनट, ये वाली लाइन यहाँ से गुजर रही है,
8 डिग्री 4 मिनट वाली लाइन सबसे नीचे कन्याकुमारी में टच करती हैं और ऊपर आपका जम्मू कश्मीर वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर 37 डिग्री 6 मिनट पे टच करती हैं। अगर वेस्ट टू ईस्ट में बात करूँ तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। तो मतलब इसी के बीच में पूरा भारत जो है वो लाई करता है। ये चीज़ आप यहाँ पे समझ गए। अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़, यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस इमेज में 2 नंबर दिए गए हैं, 37 और 35, 2 चीज़ें लिखी गई हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर भारत सरकार का जो नक्शा है और जो भारत का मानना है उसके हिसाब से भारत का जो हिस्सा है वो यहाँ तक पूरा लाई करता है, ठीक है। लेकिन अगर प्रेजेंटली देखेंगे कि भारत के हिस्से में कौन सा हिस्सा आता है, तो देखिए यहाँ से लगभग यहाँ से एक लाइन खींची जाएगी, सॉरी जो है लाइन है यहाँ से खींची जाएगी और यहाँ से जो ऊपर वाला हिस्सा है ये सारा हिस्सा क्या है, चाइना या फिर पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है, ठीक है। ऊपर वाला हिस्सा, ये ऊपर का हिस्सा जो है पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है, ये वाला हिस्सा। और इसकी मैं बात करूं तो 1962 में इंडिया और चाइना की वॉर हुई थी, उस टाइम पे चाइना ने इस हिस्से पे कब्जा कर लिया था। लेकिन ये सारा हिस्सा है किसका? भारत का ही ये सारा हिस्सा है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए ये इसी मैप को थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर ये वाला हिस्सा करके दिखाया गया है। ये एक्चुअली में क्या है ना, येलो कलर में जो रिप्रेजेंट किया गया है, ये हिस्सा था तो पाकिस्तान के पास ही, लेकिन पाकिस्तान ने ये वाला हिस्सा क्या कर दिया, चाइना को गिफ्ट में दे दिया। और यही वाला वो हिस्सा है जहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर है, जहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान की आर्मी लड़ी भी थी, जो आपका युद्ध हुआ था, ठीक है। उसके अंदर कारगिल वॉर हुई थी, उसकी बात करें तो ये वही हिस्सा है और आज भी यहाँ पर इंडिया की आर्मी स्टेशन है। उसके अलावा बात करें इंडिया का नदर्न मोस्ट सदर्न मोस्ट जो एरियाज हैं जहाँ से लाइनें गुजर रही हैं उनका कुछ नाम भी हैं। हमने क्या बात की थी कि इंडिया का जो सदर्न मोस्ट है यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट की लाइन यहाँ से गुजर रही है। लेकिन देखिए यहाँ पर ये भी लिख रखा है इंदिरा पॉइंट, तो ये कौन सी जगह है? एक्चुअली में क्या है, ये हमारा अंडमान और निकोबार वाला आइलैंड है। तो क्योंकि वो भी हमारे देश का हिस्सा है तो हम अगर उसको मान के चले कि वो सदर्न मोस्ट पॉइंट है तो वो 6 डिग्री 45 मिनट्स पर है, ठीक है। वो 8 डिग्री से भी थोड़ा सा नीचे है, तो 6 डिग्री 45 मिनट्स पर वो नज़र आता है, जिसको इंदिरा पॉइंट के नाम से या फिर पैगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। 2004 और उसके बाद में सुनामी आई थी, तो बीच में ये जो पॉइंट है वो थोड़ा सा पानी के अंदर दब गया था, लेकिन अभी भी ये पॉइंट वहाँ पे नज़र आता है। और नॉर्थ की अगर मैं बात करूँ, बिल्कुल नॉर्थ में वो है इंदिरा कोल, जो कि कश्मीर में देखने को मिलता है। अगर मैं एक्सटेंशन की बात करूँ कि भारत ऊपर से लेके कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक या फिर गुजरात के पोरबंदर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, तो कितना सिलचर अरुणाचल प्रदेश तक कितना जो टोटल डिस्टेंस है कवर करता है, तो 3214 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ हो जाएगा। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 3214 किलोमीटर। और अगर यहाँ से बात करूँ यहाँ से लेके यहाँ तक तो 2933 किलोमीटर। तो टोटल इतना जो है ईस्ट टू वेस्ट या नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन जो है हमें देखने को मिलता है। 7th कंट्री है हमारी इंडिया इन द टर्म्स ऑफ द एरिया। अगर एरिया की बात करें, ठीक है, तो ये सब चीज़ें कुछ फैक्ट्स थे जो आपके लिए याद रखना इंपॉर्टेंट थे। अब ध्यान दीजिएगा, ये पहली क्लास है। इसी तरह से हमारी जो और क्लासेस भी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, आप हमारा कोर्स बाय कर सकते हैं ब्रह्मास्त्र के नाम से। कोर्स जो है अभी सिर्फ 1999 का है, 1999 में आपको एक कोर्स मिल जाएगा और इस पर अभी 60% डिस्काउंट चल रहा है अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो। वैसे कोर्स की फीस 4999 है, लेकिन अभी स्टार्टिंग है क्योंकि एडमिशन हो रही हैं, तो हमने कोर्स की जो फीस है उसमें 60% डिस्काउंट कर रखा है, आप भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये जो कोर्स होगा आपको मिल जाएगा, इसके अंदर आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लेक्चर्स मिल जाएंगे, साथ में टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। अगर आप सिर्फ लेक्चर्स बाय करना चाहें तो 1799 में लेक्चर्स मिल जाएंगे। सिर्फ टेस्ट सीरीज बाय करना चाहें तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है, 499 में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं जो कि goelaclasses.com के नाम से मिल जाएगी। आपको वहाँ पर ये कोर्सेज सब मिल जाएंगे अगर आप किसी स्टेट PCS की एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रही हैं। ये हमारे कुछ रिजल्ट हैं, ये मैम मोदगिल IPS हैं UPSC के अंदर, इनका रिजल्ट आया था और ये सिलेक्ट हुए हैं। और उसके बाद महक स्वामी मैम है, ये भी IPS हैं, इंडियन पुलिस सर्विसेज, ठीक है। तो ये हमारे कुछ रिजल्ट है UPSC में और ये स्टेट PCS के अंदर हमारे रिजल्ट है, तो ये भी आप देख सकते हैं। हमारा एक डेडिकेटेड चैनल है जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ही है, उसमें हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड नोटिफिकेशन, वीडियोस, लेक्चर और स्टडी मटेरियल शेयर करते हैं। ये आपको मिल जाएगा, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स से संबंधित किसी जानकारी के लिए इन नंबर्स पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है, अगली बार मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम हर रोज़ आपके लिए इस तरह की जो वीडियो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से संबंधित वो लेकर आएंगे। धन्यवाद।